अगर हम मानव इतिहास की बात करें ना तो उसका 99% हिस्सा केवल और केवल पाषाण काल है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि पृथ्वी और मानव इतिहास के समय का जो अंतर है ना, वो सच में दिमाग को सुन कर देने वाला है। बिल्कुल, नंबर बहुत बड़े हैं। हाँ, पृथ्वी की आयु 450 करोड़ वर्ष आंकी गई है, जबकि आधुनिक मानव केवल 2 लाख वर्ष पूर्व ही अस्तित्व में आए हैं। इस समय अंतराल को अगर हम एक एनालॉजी से समझें, मान लिया जाए कि पृथ्वी के पूरे इतिहास को 24 घंटे की एक घड़ी में बदल दिया जाए। अच्छा, एक दिन की घड़ी। हाँ, तो मानव इस घड़ी में रात के 11:59 के भी आखिरी कुछ सेकंड्स में ही प्रकट हुआ है। ये तुलना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? लेकिन नोट्स को पढ़ते हुए एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे वो प्रसिद्ध कंकाल लूसी से लेकर होमो हैदरियस और फिर होमो इरेक्टस तक का जो सफर था, उसमें सबसे बड़ी क्रांति केवल 2 पैरों पर चलना नहीं थी, बल्कि औजार बनाना था। मतलब होमो हैबिलिस वो पहले कारीगर थे जिन्होंने पत्थर को तराशा। और यहीं पर जीव विज्ञान और भौतिकी का एक बहुत ही शानदार संगम होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, 2 पैरों पर चलने, जिसे हम बाइपीडलिज्म कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसने मानव के हाथों को आजाद कर दिया। क्योंकि अब हाथों से चलने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, जब हाथ आजाद हुए तो उंगलियों की पकड़ विकसित हुई, लेकिन औजार बनाना केवल शारीरिक क्षमता का खेल नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक छलांग थी। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर एक खास एंगल से मारकर एक धारदार औजार बनाने के लिए उस होमो हैबिलिस के दिमाग में पहले से ये चित्र होना जरूरी था कि वो आखिर बनाना क्या चाहता है। ओ, मतलब प्री प्लानिंग। हाँ, ये प्री प्लानिंग की क्षमता ही थी जिसने उन्हें अन्य जानवरों से अलग किया। लेकिन यहाँ मुझे इन स्रोत सामग्रियों में दी गई एक बात थोड़ी अजीब लग रही थी। कौन सी बात? औजारों को लेकर पुरातत्वविद इतना उत्साहित क्यों हो जाते हैं? मतलब पत्थर के चॉपर या हैंड एक्स को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई भी सामान्य पत्थर का टुकड़ा हो। हाँ, बाहर से देखने पर तो ऐसे ही लगता है। और सबसे बड़ी उलझन मुझे उस माइक्रोवेव विश्लेषण वाले कॉन्सेप्ट को लेके है। मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि आज से 1 लाख साल पहले इस्तेमाल किए गए पत्थर को देखकर कोई वैज्ञानिक ये कैसे सटीकता से बता सकता है कि उस पत्थर से किसी ने पेड़ काटा था या मांस। पत्थर तो पत्थर है, उस पर कोई डिजिटल डेटा तो सेव होता नहीं है। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन विज्ञान यहीं पर अपना जादू दिखाता है। अच्छा, कैसे? जब हम किसी पत्थर के औजार को नंगी आंखों से देखते हैं तो वो सिर्फ एक पत्थर लगता है। लेकिन जब उसी धारदार हिस्से को एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। जब कोई प्राचीन मानव किसी पत्थर से मांस और हड्डी काटता था तो हड्डी के खुरदुरेपन के कारण पत्थर की धार पर एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म खरोंचें या स्ट्राइएशंस पड़ जाती थी। ओह, तो खरोंचों से पता चलता है? बिल्कुल। और वहीं अगर उस पत्थर से लकड़ी या पौधे काटे गए हैं तो पौधों में मौजूद फाइटोलिथ्स यानी सूक्ष्म सिलिका के कण पत्थर पर एक खास तरह की पॉलिश छोड़ देते हैं। क्या बात है! मतलब पॉलिश और खरोंच दोनों अलग अलग हैं। हाँ, वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से इन्हीं खरोंचों और पॉलिश के पैटर्न को पढ़कर ये रिवर्स इंजीनियर करते हैं कि औजार का असली उपयोग क्या था। ये तो सच में किसी जासूसी कहानी की तरह है। अब अगर हम इस वैश्विक विकास से निकलकर भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आएं, जी, तो स्रोतों में जिक्र है कि भारत में पाषाण युग का पहला पक्का सबूत 1883 में मिला था। हाँ, पल्लवरम में। बिल्कुल। भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पहला पूरा पाषाणकालीन औजार खोजा था और इसी वजह से उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। वही कहा। इसके बाद 1982 में एक और बड़ी खोज हुई। अरुण सोनोकिया जी को नर्मदा घाटी के हथनोरा इलाके में एक जीवाश्म मिला जिसे नर्मदा कपाल कहते हैं। जो भारत में मिला पहला जीवाश्म था। हाँ, होमो इरेक्टस का। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है जिस पर मैं वास्तव में अटक गई हूँ। अच्छा, क्या सवाल है? अगर इन शुरुआती मानवों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी तो वे भारत की नर्मदा घाटी तक कैसे पहुंच गए? ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है। मतलब उनके पास तो कोई नक्शा नहीं था, कोई यातायात का साधन नहीं था और ना ही समुद्र पार करने की तकनीक थी। हजारों किलोमीटर की ये दूरी तय करना तो असंभव सा लगता है।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें यह समझना होगा कि जिसे हम आज प्रवास या माइग्रेशन कह रहे हैं, वो किसी योजना के तहत की गई यात्रा बिल्कुल नहीं थी। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि चलो आज एशिया चलते हैं। बिल्कुल नहीं। इसे विज्ञान की भाषा में डेमोग्राफिक डिफ्यूजन कहा जाता है। वे बस अपने शिकार और भोजन का पीछा कर रहे थे। अच्छा। एक पीढ़ी शायद अपने पूरे जीवन काल में केवल 10 या 20 किलोमीटर ही आगे बढ़ी होगी, लेकिन जब आप इसे हजारों वर्षों और सैकड़ों पीढ़ियों के पैमाने पर देखते हैं तो यह फैलाव धीरे धीरे पूरे महाद्वीपों तक पहुंच जाता है। पर समुद्र का क्या? उस समय के भूगोल को देखते हुए समुद्र तो एक बहुत बड़ी बाधा रहा होगा ना? यहीं पर प्लाइस्टोसीन युग का जलवायु काम आता है। उस समय बर्फ युग या आइस एज के दौरान समुद्र का जल स्तर आज के मुकाबले बहुत कम था। ओह, क्योंकि पानी बर्फ बना हुआ था। जी, बहुत सारा पानी ग्लेशियरों में जमा हुआ था। इस वजह से कई ऐसे भूभाग जो आज पानी के नीचे हैं, उस समय सूखे हुए रास्ते या लैंड ब्रिज हुआ करते थे। क्या बात है। इन्हीं रास्तों और नदी घाटियों का पीछा करते हुए वे धीरे धीरे अफ्रीका से निकलकर भारत तक पहुंचने में सफल रहे। यहाँ आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि जब ये होमो प्रजातियां भारत के मध्य भाग में पहुंची तो उन्होंने रहने के लिए कुछ खास जगहों को चुना, जिनमें से मध्य प्रदेश का भीमबेटका सबसे प्रमुख है। भीमबेटका बहुत अहम है। स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात साफ होती है कि भीमबेटका कोई सामान्य आश्रय नहीं था। अगर इसे आज की भाषा में समझा जाए ना, तो मैं इसे पाषाण युग का सिलिकॉन वैली कहूंगी। सिलिकॉन वैली, ये तुलना बहुत सटीक है ना? जैसे वहां टेक कंपनियों के लिए एक इकोसिस्टम है, वैसे ही भीमबेटका में इन प्राचीन मानवों के लिए एक बेहतरीन इकोसिस्टम था, जहां कई प्रजातियों ने एक के बाद एक हजारों सालों तक निवास किया। और ये सिलिकॉन वैली वाली बात इसलिए भी सटीक है क्योंकि वहां भी तकनीक को आगे बढ़ाने वाला एक खास कच्चा माल मौजूद था। कौन सा माल? क्वार्जाइट चट्टानें। पाषाण युग के मानवों के लिए क्वार्जाइट सबसे कीमती संसाधन था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसे तोड़ा जाता है तो इसके टूटने का पैटर्न बहुत ही अनुमानित होता है। इससे बहुत ही धारदार और टिकाऊ औजार बनाए जा सकते थे। मतलब बेस्ट क्वालिटी का पत्थर। बिल्कुल। भीमबेटका में यह पत्थर भारी मात्रा में उपलब्ध था। साथ ही वहां प्राकृतिक गुफाएं और पीने का पानी भी था। लेकिन भीमबेटका में जो सबसे हैरान करने वाली चीज मिली है, वो सिर्फ पत्थर के औजार नहीं है। हाँ, वहां की कलाकृतियां। जी, वहां की गुफाओं में कप मार्ट जैसी आकृतियां और शैल चित्र मिले हैं। अब यहाँ मेरा एक मनोवैज्ञानिक सवाल है। पूछिए। निकल जाता है वो एक कठोर चट्टान पर चित्र उकेरने में अपनी इतनी कीमती ऊर्जा और समय क्यों बर्बाद करेगा? जीवित रहने के लिए कला की क्या जरूरत है? ये एक बहुत बड़ी गहरा सवाल है और इसका उत्तर मानव के कॉग्निटिव एवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक विकास में छिपा है। अच्छा। कला का जन्म ये दर्शाता है कि इंसान का दिमाग अब केवल रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो इमेजिन कर रहा था। मतलब कल्पना कर रहा था। हाँ, प्रतीकात्मक चिंतन यानी सिंबॉलिक थिंकिंग शुरू हो चुकी थी। जब कोई प्राचीन मानव पत्थर पर एक गोल आकृति बनाता है और मान लेता है कि यह सूरज है, तो वो एक भौतिक वस्तु को एक अर्थ दे रहा होता है। ये क्षमता ही आगे चलकर भाषा, धर्म और साझा कहानियों का आधार बनी। क्या बात है। वे गुफाएं केवल आश्रय नहीं थीं, वो एक तरह से उनके कैनवस और उनके स्कूल थे, जहां वे अपने अनुभव अगली पीढ़ी को सौंप रहे थे। और कला और तकनीक के इस शानदार विकास के बीच प्रकृति एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। जी, एक बहुत बड़ी आपदा। स्रोतों में 74,000 वर्ष पूर्व सुमात्रा में हुए टोबा ज्वालामुखी विस्फोट का बहुत जिक्र है। ये इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था। बिल्कुल। इसकी राख ने पूरे भारतीय प्रायद्वीप को ढक लिया था। एक तरह से ये उस दौर का न्यूक्लियर विंटर था, जहां सूरज की रोशनी महीनों या शायद सालों तक के लिए छिप गई होगी। हालात बहुत भयानक रहे होंगे। लेकिन यहाँ ज्वालापुरम साइट का जो डेटा है, उस पर मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। ज्वालापुरम के औजारों वाला डेटा? हाँ, रिपोर्ट कहती है कि राख की मोटी परत के नीचे 77,000 वर्ष पुराने औजार मिले, जो समझ में आता है। जी। लेकिन राख की परत के ठीक ऊपर भी पुरातत्वविदों को बिल्कुल वैसी ही तकनीक के औजार मिले। जी। मतलब ये कैसे संभव है? अगर आसमान राख से ढका हो, तापमान अचानक गिर गया हो, तो बिना खेती के कोई प्रजाति इस एपोकालिप्टिक घटना में जिंदा कैसे रह सकती है और अपनी तकनीक को कैसे बचा सकती है? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि शिकारी संग्रहकर्ता समाज अक्सर कृषि आधारित समाजों की तुलना में जलवायु बदलावों को लेकर अधिक अडेप्टेबल होते हैं। अच्छा, वो जल्दी ढल जाते हैं। हाँ, एक किसान अपनी फसल पर निर्भर होता है, अगर बारिश ना हो तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन ज्वालापुरम के आसपास के शुरुआती मानवों ने असाधारण लचीलापन दिखाया।
जब ऊपर का पर्यावरण नष्ट हुआ तो उन्होंने छोटे माइक्रो रेफ्यूजिया यानी छोटे सुरक्षित पारिस्थितिक तंत्रों की ओर रुख किया। ओह, मतलब ऐसी जगह जो राख से थोड़ी बची हुई थीं। बिल्कुल। उन्होंने अपने आहार में बदलाव किया और शायद जमीन के नीचे पाए जाने वाले कंदमूल पर निर्भरता बढ़ा दी। उनके औजार इसलिए नहीं बदले क्योंकि उनका मूल डिजाइन अभी भी शिकार करने और छाल छीलने का काम बखूबी कर रहा था। ये इंसान के एडेप्टेशन का सबसे चरम उदाहरण है। ये जिजीविषा वाकई प्रेरणादायक है। बिल्कुल है। लेकिन इन प्राचीन मानवों के इस संघर्ष को आज के दौर से कैसे जोड़ा जाए? मतलब इन सब का आज के आधुनिक इंसानों और खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों से क्या लेना देना है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोतों में इसका एक बहुत ही मजेदार जवाब टोनी जोसेफ की किताब से लिया गया है, हिंदुस्तानी पिज्जा का एनोलॉजी। हाँ, पिज्जा एनोलॉजी बहुत शानदार है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पिज्जा को बनाएं, स्रोतों में जेनेटिक सीक्वेंसिंग, खास तौर पर मैटरनल डीएनए और पैटर्नल डीएनए का बार-बार उल्लेख है। पहले ये समझना जरूरी है कि विज्ञानी हजारों साल पुराना इतिहास खंगालने के लिए सिर्फ इन्हीं दो चीजों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सामान्य डीएनए जो होता है वो हर पीढ़ी में माता और पिता दोनों से मिलकर रिकम्बाइन होता है। अच्छा। यानी ये ताश के पत्तों की तरह हर बार फेंटा जाता है। हजारों सालों बाद ये इतना उलझ जाता है कि इससे सटीक इतिहास निकालना मुश्किल है। तो फिर mtDNA कैसे काम करता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी mtDNA केवल मां से बच्चों में जाता है, बिना किसी मिलावट के। इसी तरह वाई क्रोमोसोम केवल पिता से बेटे में जाता है। ओह, मतलब ये बदलते नहीं हैं? जी, ये दोनों पीढ़ी दर पीढ़ी एक सुरक्षित बारकोड की तरह काम करते हैं। जब इन बारकोड में कोई म्यूटेशन होता है तो वैज्ञानिक उसकी गति को मापकर एक जेनेटिक घड़ी तैयार करते हैं। क्या बात है! जो हमें बताती है कि कोई विशेष वंशावली कितनी पुरानी है और कहां से आई है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब हिंदुस्तानी पिज्जा की उस एनालॉजी में छुपा है। जी बिल्कुल। अगर हम भारत की आबादी का पिज्जा बनाए ना, तो इस पिज्जा का बेस वो प्रथम भारतीय हैं जो लगभग 65,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से यहाँ आए थे। इसके बाद ईसा पूर्व 7,000 के आसपास ज़ेग्रोस क्षेत्र यानी ईरान के खेतीहरों का प्रवेश होता है। ये खेतीहर और प्रथम भारतीय मिलकर इस पिज्जा की सॉस बनाते हैं, जिसने आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। हाँ, यानी हड़प्पा के लोग खुद एक मिश्रित आबादी थे। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया यही नहीं रुकती। ईसा पूर्व 2000 के बाद स्टेपी क्षेत्र से आर्य प्रवासियों का आगमन होता है, जो इस पिज्जा पर चीज का काम करते हैं। और इसके बाद के हजारों सालों में जो भी यूनानी, हूण, शक, पारसी या मुगल आए, वे बस इस पिज्जा पर छोटे छोटे टॉपिंग्स की तरह हैं जिन्होंने अपने निशान छोड़े हैं। लेकिन यहाँ डेटा का एक आंकड़ा दिमाग को झकझोर देता है। कौन सा आंकड़ा? जब हम उस मैटरनल डीएनए को देखते हैं तो आज की भारतीय आबादी का 70 से 90% हिस्सा सीधे तौर पर उन्हीं 65,000 साल पहले आए प्रथम भारतीयों से जुड़ता है। बेसिस जुड़ता है। हाँ, यानी हमारी आनुवांशिक नींव में वो शिकारी संग्रहकर्ता आज भी बहुत मजबूती से मौजूद हैं। बिल्कुल। वहीं जब पितृवंश देखा जाता है तो बाहर से आए प्रवासियों का प्रभाव ज्यादा दिखता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल है आनुवांशिक शुद्धता यानी जेनेटिक प्योरिटी के विचार का। इन जेनेटिक साक्ष्यों के सामने शुद्धता का कोई भी दावा विज्ञान के धरातल पर बिल्कुल बेमानी साबित हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम सब तो पिज्जा हैं। बिल्कुल। कोई भी आबादी शून्य में विकसित नहीं हुई है। हर आधुनिक इंसान हजारों सालों के लंबे प्रवास और विभिन्न संस्कृतियों व जीन्स के मिलन का एक बेहद जटिल परिणाम है। बदलाव और मिश्रण ही मानव जाति का सबसे बड़ा सत्य है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हथनोरा के होमो इरेक्टस जीवाश्म से लेकर ज्वालापुरम की राख में दबे औजारों तक जी, और भीमबेटका के शैल चित्रों से लेकर हमारे डीएनए में मौजूद इस हिंदुस्तानी पिज्जा के बेस तक, ये पूरी यात्रा साबित करती है कि इंसान का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ने और अनुकूलन ढूंढ लेने पर टिका है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसे जोड़ा। अब इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही रोचक विचार दिमाग में आता है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हमारे मानव इतिहास का 99% हिस्सा पाषाण युग ही है। उसी लंबे युग के दौरान शिकार करने, खतरों से बचने और सीमित संसाधनों में जीवित रहने के लिए हमारे शरीर और दिमाग की वायरिंग हुई है। बिल्कुल, हमारा दिमाग वहीं बना है। तो ये सोचने वाली बात है
कि आज के आधुनिक जीवन में जब अचानक ऑफिस की डेडलाइन का दबाव आता है या घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है, तो शरीर में जो तनाव पैदा होता है वो कहाँ से आता है? क्या वो असल में हमारा वही पाषाण युगीन दिमाग नहीं है जो आज के इस डिजिटल खतरे को झाड़ियों में छिपे किसी हिंसक जानवर की तरह ही देख रहा है? ये बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, हम भले ही आज वातानुकूलित कमरों में बैठते हों, लेकिन गहराई में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी लाखों साल पुराना वही शिकारी संग्रहकर्ता वाला है जो हर वक्त केवल सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। हमारी बायोलॉजी आज भी वही है कि आज की इस तेज दुनिया और हमारे धीमे विकसित हुए दिमाग के बीच ये टकराव हमेशा चलता रहता है। खैर, इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।